ओके यस सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा पे। आ जाइए सभी लोग और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। जल्दी से फटाफट आ जाइए, जल्दी से ऑडियो वीडियो बताइए क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइएगा जल्दी से, तभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ी सी लंबी क्लास होगी हमारी, 5 ईयर प्लान कर रहे हैं तो लंबी क्लास तो जाएगी हमारी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ रवि, आप बड़ौदा से ही है क्या? बिल्कुल, आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। देखो लाइट वाइट चली गई तो हमारी जो क्लास है वो अधूरी रह जाएगी। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्होंने बायो देख ही लिया होगा। इसके अलावा जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट हो गई है, बता दो। 5 ईयर प्लान का आज जो है हमारा जो एग्जाम होने वाला है, समझो कि ये पहला और आखिरी रिवीजन होगा तुम्हारा 5 ईयर प्लान का। मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तुम सारे के सारे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे, मोस्टली सब कवर कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा देखो लाइफ फाउंडेशन बैच, दिसंबर के जो एग्ज़ाम अब देने वाले हैं बच्चे, उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हुआ तो दिसंबर वाला भी लेट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मान के मत चलो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एनटीए को फिर से स्टार्टिंग से पूरा जो है बना रहे हैं, गठित किया जा रहा है। एनटीए का पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग देख रहे हैं, तो यू नेवर नो वो टाइम पे ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने आप को प्रूफ करना है ना, पूरी कंट्री के सामने, दैट वी आर एक्चुअली गुड एजेंसी, ट्रस्ट कर सकते हो अब आप। तो इसके लिए वो हो सकता है संडे को, दिसंबर को ही तुम्हारा जो है एग्जाम कर दे, दिसंबर वाला टाइम पे। सो इसलिए जिनको भी दिसंबर बैच की प्रिपरेशन करनी है, यू आर वेलकम टू द लाइफ फाउंडेशन बैच। 100 स्टूडेंट्स का जो है पूरा बैच बनेगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे बैच में मिल जाएगी तुमको। दिसंबर बैच जब तुम ज्वाइन करोगे, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराएंगे, कंप्लीट रिवीजन विद क्रैश कोर्स। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 जब आप लोगे तो इसमें क्रैश कोर्स आपको साथ में रहेगा। टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, दोनों पेपर का, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी इंक्लूडेड है। क्विज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन इन एवरी 14 डेज बहुत रिक्वायर्ड है, और पर्सनल सपोर्ट तो तुमको ऐसे ही मिलता ही है। तुम बैच में ज्वाइन रहो या ना रहो, पर्सनल सपोर्ट तो तुमको मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है 1 जुलाई से हम लोग बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर बैच को। अगर आपको ज्वाइन करना है इस बैच को तो दीज आर द नंबर्स यू कैन कॉल हियर। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर पूरे से जो है अच्छे से आप बैच के बारे में क्या है क्या नहीं है सब कुछ इंक्वायरी कर सकते हो। इस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर लीजिएगा। पे भी हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, अब क्या ही चाहिए, मतलब तुम दोनों हाथ से लड्डू पेड़े खाओ। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। हम अगर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं अपने सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहला है वैदिक एरा, दूसरा है पोस्ट वैदिक, या इसी को ब्राह्मणिक एरा भी बोला जाता है। ठीक है, पोस्ट वैदिक एरा, इसी को हम ब्राह्मणिक एरा भी बोल देंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है ब्राह्मण्स जो थे वो थोड़ा ज्यादा ही डोमिनेटेड पोजीशन में आ गए थे, एंड दैट एरा इज एक्चुअली कास्ट सिस्टम भी जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्रेवलेंट वो इसी एरा में था, पोस्ट वैदिक में। वैदिक एरा में कास्ट सिस्टम नहीं था। कास्ट सिस्टम अगर होगा भी, बताया गया था कि हाँ भाई तुम लोग का ये काम है, पर ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ये सब नहीं था वैदिक एरा में। पोस्ट वैदिक एरा में वो चीजें आई। उसके बाद यही कमी जो थी इसको ही
पिन पॉइंट करने के लिए बुद्धिस्ट एरा आया, जिन्होंने बोला कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 एरा में डिवाइडेड है, वैदिक एरा, पोस्ट वैदिक एरा, बुद्धिस्ट एरा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वैदिक एरा से स्टार्ट करेंगे। वैदिक एरा में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो लिखते जाना। और तुमको पता है मैं जब यहाँ पे समझाती हूँ तो इसका तुमको पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओ या साथ साथ मेरे लिखते जाओ। जो पहले बार पढ़ रहे हैं या न्यू बिगिनर्स हैं वो मेरे साथ ही पढ़ते जाना। ठीक है, चलो अब आ जाओ वैदिक एरा पे आते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग है ना टाइमलाइन समझ लेते हैं कि टाइमलाइन क्या था, क्योंकि टाइमलाइन पता होना चाहिए। सबसे पहले वैदिक एरा की बात करते हैं। तो वैदिक एरा बोला जाता है बिफोर, इसका पीरियड जो है वो बिफोर 600 बीसी है, यानी 600 बीसी से पहले जो है वो वैदिक एरा था। वैदिक एरा, पोस्ट वैदिक एरा सब ले लो, बिफोर 600 बीसी। उसके बाद हम आएंगे बुद्धिस्ट एरा पे। ये मैं पूरा एजुकेशन सिस्टम बता रही हूँ, एंशिएंट नहीं बता रही, इसमें आपको ब्रिटिश पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस सब कुछ आ जाएगा। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। बुद्धिस्ट एरा जो है वो 600 बीसी से 1200 एडी था। ओके, उसके बाद बुद्धिस्ट एरा के बाद आया मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन समय। मिडिवल पीरियड जब मुगल साम्राज्य फैला, आक्रांताएं जो हैं उन्होंने इंडिया को अटैक किया, बाहर बाहर से लोग आए, तो वो मिडिवल पीरियड कहलाता है। 1200 एडी से जाता है 1800 एडी तक, 1800 एडी तक। ठीक है, इसके बाद हमारे आए ब्रिटिश साम्राज्य आ गया। तो ब्रिटिश पीरियड जो है वो तो हमें अच्छे से पता है, वो स्टार्ट होता है 1800 एडी से स्टार्ट करते हैं टिल 1947, आजादी जब मिली। और उसके बाद हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड स्टार्ट हो गया जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, आफ्टर 1947। ओके, तो ये आप एक लिस्ट बना के रखो, पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे पुरातन काल, भाई 600 बीसी से पहले, यानी कि 4000 बीसी तक ले जाओ आप, क्योंकि जो ऋग्वेद है ना वो 4000 बीसी में मतलब वहां पे पाया गया, उसका जो इतना पुराना है हमारा ऋग्वेद। तो पहले हम वैदिक एरा में वेदों के बारे में पढ़े, क्योंकि वैदिक एरा नाम ही इसलिए दिया गया था कि 4 वेद जो है उसमें इंपॉर्टेंट थे। तो 4 वेद पढ़ेंगे हम लोग, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 4 वेद क्या थे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वो पार्ट हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली उसी पे फोकस है हमारा। सबसे पहला वेद जो बोला जाता है तुम लोग को पता है, बोलते जाओ, ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट है ये, ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट एंड इट डेटेड बैक टू 4000 बीसी। 4000 बीसी पुराना है ये ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद ऋग जो होता है ना, ऋग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋग? ऋग यानी प्रेज नॉलेज। इसका मतलब क्या है? प्रेज नॉलेज यानी स्तुति ज्ञान, प्रेज नॉलेज, स्तुति ज्ञान, इसका ऋग का मतलब होता है। ठीक है, अब यहां ऋग्वेद में क्या चीज है? इट कंटेन्स नॉलेज ऑफ हाइम्स, ये अपने नोट्स में लिख लेना बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, हाइम्स ऑफ प्रेज। ठीक है, तारीफ, स्तुति है, ज्ञान है, जितने भी हैं देवी देवता सबके बारे में प्रेज है, हाइम्स लिखे हुए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, फिर ऋग्वेद के बाद आते हैं हमारा दूसरा, ऋग्वेद के बाद जो दूसरा पुराना सेकेंड ओल्डेस्ट है वो है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद, ये सेकेंड ओल्डेस्ट माना जाता है इसको। अब यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में आपको नॉलेज मिलते हैं सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला का, मतलब यज्ञोपवित सूत्र बोलते हैं इसको। यज्ञ से रिलेटेड जितने ज्यादा जो होते थे ना, जो क्रियाक्रम होते थे, यज्ञ कैसे करेंगे, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, वो चीज आपको यजुर्वेद में मिल जाता है। सो नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही लिख दो काफी है। नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइशियल
फॉर्मूला। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे यज्ञोपवीत सूत्र, यज्ञोपवीत सूत्र। हिंदी में भी लिख देती हूँ, जो हिंदी वाले लर्नर्स है ये ना बोले कि अरे मैम क्या है ये। यज्ञोपवीत सूत्र, उसका संग्रह है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बाद जो तीसरा है वो है सामवेद। सामवेद को ऐसे याद रखो, एस से सॉन्ग होता है और एस से सामवेद। तो सॉन्ग मतलब गाना, इसका मतलब सामवेद जो है वो पूरा नॉलेज ऑफ मेलोडीज है। मेलोडी है चॉकलेटी वो वाला नहीं, मेलोडीज वो वाला नहीं है, मेलोडी यानी धुन। ठीक है, तो सारे गानों का संग्रह है, जितने भी तरह के गाने और जो धुन होते थे उसका नॉलेज आपको सामवेद में मिल जाएगा। इसके बाद चौथे में आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद को बोला जाता है दैट इट इज द नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूला। ओके, यहां पे क्या मिलेगा, मैजिक फॉर्मूला, या आप बोलो चार्म्स हैं, मैजिक स्पेल्स हैं। ठीक है, और ये जो है ना इट इज फेमस फॉर लाइक जितने भी मेडिसिन मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजें थी वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट डील्स विथ मेडिकल साइंस। ओके, समझ में आ गया। जादू टोना नहीं याद करो भाई, जादू टोना नहीं था, साधवा काला जादू ना, ये सब गलत वर्ड यूज मत करो भाई, इट इज नॉट राइट। ऐसा ज्ञान मैं नहीं दे रही हूं, बोलोगे रक्षा मैम से सीखा है। मैजिक फॉर्मूला डजंट मीन ब्लैक मैजिक, मैंने कहीं ब्लैक मैजिक लिखा क्या ना बाबा। जो इवन तुम जब विक्रमशिला में भी पढ़ते हो ना तांत्रिक बुद्धिज्म, भैया तंत्र मंत्र हमेशा काला ब्लैक मैजिक से मत जोड़ा करो। मंत्र इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग इन वेद। ठीक है, तो इसको प्लीज डोंट डू दैट, ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस आर मैजिक स्पेल्स। बहुत सारे मंत्रों का संग्रह है अथर्ववेद, जो अगर तुमको ज्ञान हो जाए ना तो ये पूरा जन्म तुम्हारा पार हो जाएगा, जो कि तुम्हारे औकात नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ, औकात नहीं है किसी की कि इतने सारे मैजिक फॉर्मूला का ज्ञान उसे हो सके। तुम सिंपल हायर एजुकेशन का यूनिट्स तो याद कर नहीं पाते हो, मैजिक फॉर्मूला क्या याद करोगे। ठीक है, सो डोंट से दैट। और मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ये रिपीट आप लोग नहीं करेंगे और ऐसे याद भी नहीं करेंगे। कोई अगर एजुकेटर ऐसे पढ़ाता है तो बहुत गलत पढ़ा रहा है, ब्लैक मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट मैजिक फॉर्मूलाज। ओके ओके, चलो अब आते हैं आगे हम लोग। यस, आते हैं हम लोग, वेद हो गया, अब हम आते हैं वैदिक एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, तो वैदिक फॉर्म जो वैदिक एजुकेशन था इसका एम क्या था। वैदिक एजुकेशन का एम क्या था उसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ तुम लोग। सबसे पहला एम, हर किसी वैदिक एजुकेशन ले लो, लेटर वैदिक ले लो, बुद्धिस्ट ले लो, सबका एम यही था, मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध होना ही इनका मेन एम था। जितना भी चीजें पढ़ाई जाती थी उसका अल्टीमेट एम यही होता था कि आपको आत्मबोध हो सके और आगे चलकर जो है या आत्म साक्षात्कार बोले, आगे चलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, ये सबसे पहला एम और अल्टीमेट एम कहलाएगा। उसके बाद दूसरा एम था कि आप जो है एजुकेशन आपको वर्ल्डलीनेस का हो, एजुकेशन फॉर वर्ल्डलीनेस। ठीक है, वर्ल्डलीनेस मतलब क्या हुआ, सांसारिकता की शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यार संसार को समझोगे तभी तो आप स्ट्रेस से निकल पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती थी, दैट व्हाट इज वर्ल्डलीनेस वैदिक एजुकेशन में। इसके बाद जैसे गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए, ये सारी शिक्षा आपको वहां पे मिलती थी। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन कैसे जिया जाए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे दैट यू हैव टू फॉलो। तो ये सारे एजुकेशन फॉर वर्ल्डलीनेस में आ जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है इसका मेन एम था, जो आजकल हम लोग मोरल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, है ना। मोरल एजुकेशन की बात करते हैं कि लोगों में होना चाहिए, वही वो बात पहले से चलती आ रही है, दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। ओके, कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद आपका हमेशा ही इन लोगों ने
ऑल राउंड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट की बात करिए तो अब जाके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया है, जो हम पीड़ित है भैया, वेस्टर्न सोच से पीड़ित है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, लेकिन वैदिक एजुकेशन के टाइम से ही चल रहा है डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इट्स वेरी सैड, लेकिन ऑल राउंड पर्सनालिटी की बात इन लोगों ने बहुत पहले 4000 साल पहले ही बोल दी थी कि बच्चे का जो है सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, आप सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं, कॉग्निटिव के साथ साथ अफेक्टिव, साइकोमोटर, जो नाम तुम लोग जानते हो, ये सारे डोमेन में ऑल राउंड पर्सनालिटी बच्चे की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज। जो सोशल ड्यूटीज है, हमारी समाज को लेकर जो ड्यूटीज है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, तभी एक अच्छा नागरिक बन पाएगा इंसान। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद आया आपका प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। अब अगर हम वैदिक एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करिए तो एम्स थे, दीज आर द एम्स, अल्टीमेट एम्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि वैदिक एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें कि फ्री एजुकेशन था। वैदिक टाइम पे एजुकेशन का कोई कॉस्ट नहीं था, इट वॉज फ्री। बस आपको अगर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी देना होता था तो दे देते थे, जैसे चावल, धान, जो भी आपके बस में होता था, कपड़े दे दिए, लेकिन पैसे नहीं लिए जाते थे। ये भी याद रखना कि पैसे नहीं लिए जाते थे। कॉइन जैसे होता है ना, आप उस समय जो भी चलता होगा कॉइन वाइन, वैसे नहीं, आप कुछ भी दे दे अपनी तरफ से। तो फ्री एजुकेशन वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था नो स्टेट कंट्रोल। नो स्टेट कंट्रोल यानी राजा का कोई कंट्रोल नहीं था। राजा डिसाइड, क्योंकि उस समय राजा ही होते थे, तो राजा डिसाइड नहीं करता था कि भैया पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन बच्चों को पढ़ाओ, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, फीस क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ भी राजा डिसाइड नहीं करता था, सिर्फ गुरु डिसाइड करता था। और इसीलिए हम जानते हैं कि उस टाइम पे गुरुकुल सिस्टम था। ये तो तुम सभी लोग जानते हो। ठीक है, और गुरुकुल सिस्टम कैसा था? गुरुकुल सिस्टम जो है वो वहां पे रहकर पढ़ते थे, रेजिडेंशियल था, वहां पे बच्चे पढ़ते थे रहकर। ये बुद्धिस्ट एरा में ऐसा हो गया था कि रेजिडेंशियल के बजाय आप डे स्कॉलर जो होते थे वो भी जा सकते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पर वैदिक एरा में गुरुकुल सिस्टम था, रेजिडेंशियल सिस्टम था, बच्चे वहीं रहकर ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी रेजिडेंशियल स्कूल्स बोल दो। नो स्टेट कंट्रोल। उसके बाद टीचर का हाई स्टेटस था। देखो, एक क्वेश्चन तुमको याद होगा, मैंने कराया था, इसमें लिखा था कि टीचर और स्टूडेंट सेम पोजीशन पे थे। वो वैदिक एरा में कभी भी नहीं था, क्योंकि हाई स्टेटस था टीचर्स का, उन्हें गुरु को भगवान समान माना जाता था। तुमको वो श्लोक भी याद होगा, मंत्र भी याद होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से उनको जोड़ा गया है। ठीक है, उनसे भी ऊपर है वो। तो हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स। उसके बाद बस ये काफी है, इतना मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं कि क्या मेथड था इंस्ट्रक्शन का। व्हाट वाज द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो भाई ऐसा बोला जाता था कि आप 3 तरीके से पढ़े। कैसे पढ़े? 3 स्टेप में पढ़े। सबसे पहला स्टेप था श्रवण। श्रवण यानी सुनना, आप ध्यान से गुरु की बातें सुनेंगे, श्रवण करेंगे। उसके बाद उसे मनन करेंगे। मनन मतलब क्या होता है? मनन यानी कि रिवीजन करना, रिवाइज करना चीजों को बार बार, जैसे बच्चे पढ़ने के बाद बार बार उसको रिवाइज करते हो, तुम लोग भी रिवाइज करते हो। और उसके बाद आता है निधि ध्यासन। ठीक है, हाईएस्ट स्टेज था ये। यहाँ पे तुम समझो कि आप जो भी पढ़ चुके हो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन। ठीक है, निधि ध्यासन ये होता था। इंडिविजुअल टीचिंग की बात होती थी। देखो, इंडिविजुअली जो है, और हाँ, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर्ड था। ये याद रखना, उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर्ड था। तुमको लगेगा कि गुरु जो है वो हाई पोजीशन में है तो टीचर सेंटर्ड होता होगा ना। वैदिक एरा में एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर्ड था, इसको याद रखना, गलती मत कर देना, स्टेटमेंट में तुमको घुमा सकते हैं वो लोग। ठीक है, ओके।
अब हम आते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम पे। इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा था इसका? ग्रेड्स देते थे ये लोग, इस टाइम पे ग्रेड्स दिए जाते थे। तो ग्रेड्स कैसे होते थे? सबसे पहला ग्रेड होता था, मतलब सबसे ज्यादा आप बोलो कि सबसे ज्यादा हाई एबिलिटी के जो बच्चे होते थे, बहुत गिफ्टेड माइंड वाले होते थे, तो उन्हें महाप्रजनन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महाप्रजनन। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता था मध्यम, मध्यम यानी एवरेज स्टूडेंट, मध्यम प्रजनन। और तीसरा होता था अल्प प्रजनन, यानी कि इसको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, अल्प प्रजनन। ठीक है। ये इवैल्यूएशन सिस्टम में 3 ग्रेड्स दिए जाते थे, महाप्रजनन, मध्यम प्रजनन, अल्प प्रजनन। इसके बाद आपको पता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था भाई? ये तो तुम सभी को पता है कि इस टाइम पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत ही था, एवरीथिंग इन संस्कृत। याद रखना। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे विमेन स्कॉलर्स। देखो याद रखना, वैदिक एरा में महिलाओं की शिक्षा हमेशा ही बराबर दी जाती थी, टॉप पे दी जाती थी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि महिलाएं अलग पढ़ेंगी और ये मतलब महिलाएं घर पे घर का काम करेंगी, और ये सब चीजें नहीं था वैदिक एरा में। ध्यान रखना, गोल्डन पीरियड था वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो बहुत सारे विमेन स्कॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक बहुत बार क्वेश्चन में आ भी चुका है पहचानने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिस्ट दे देती हूँ आपको विमेन एजुकेशन, विमेन स्कॉलर्स का ऑफ वैदिक एरा। ठीक है, लिखते जाएंगे सभी लोग। सबसे पहले आएंगे, और जिन लोगों को याद हो तो बिल्कुल देते जाओ, इसमें चैट सेक्शन में दे सकते हो। सबसे पहले अपला, ठीक है। दूसरा आएगा आपका मैत्रेय। अच्छा, मैत्रेय के बारे में जानते हो ना? मैत्रेय बहुत ही ज्यादा विद्या मतलब बहुत उस एरा में जो है इनके पास ज्ञान की, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा बोलते हैं, वो था मैत्रेय के पास। बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान स्त्री थी, गुणवती ज्ञानवती बोलते थे ना, बस वो। ठीक है। इनको इनको क्या बोलते थे? ऋषिकास बोलते थे और ब्रह्मवादिनीस बोलते थे। ठीक है, ऋषिकास, ब्रह्मवादिनीस। ठीक है, बोलते जाओ, अब तुम लोग बोलते जाओ, मैं लिखती जा रही हूं। लोपामुद्रा, घोष, फिर यामी, फिर बताओ इंद्राणी, और बताओ गार्गी। यस, गार्गी, गार्गी भी बहुत फेमस थे। उसके बाद उर्वशी, और बताइए। मैत्रेय, अपाला, घोषा, माला मैंने सब लिख दिया शायद। गार्गी, लोपामुद्रा, वेरी गुड। अदिति, यस अदिति भी थे, अदिति मैम भी थी हमारी। पौलमी, ओके। तो ये सब नाम याद रखना। गौतमी, यस। चलो, अभी इतना काफी है, इतना भी याद रखोगे तो काफी है। सावित्री, सावित्री लिख दिया क्या मैंने? नहीं, सावित्री। चलो, ओके। तो ये इनका नाम याद रखिएगा। ये जो थे, हाँ विश्व, यस यस, एक किसने लिखा था? कौशिक ने लिखा है, विश्ववारा। हाँ विश्ववारा, विश्ववारा। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ऋषिकास और ब्रह्मवादिनीस बोलते थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, संस्कार पे आते हैं, यानी सेरेमनीज एंड रिचुअल्स पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेमनीज और रिचुअल्स क्या होते थे? देखो, सबसे पहली सेरेमनी, सबसे पहली यानी विद्या आरंभ होता था। क्या बोलते थे उसको? विद्या आरंभ, विद्या आरंभ। ठीक है, समझ में ही आ रहा है आपको? इसको अक्षर स्वीकारण संस्कार क्या बोलते थे? अक्षर। अब अक्षर यानी क्या होता है? अक्षर बोलते हैं ना हम लोग, शब्द बोलते हैं अक्षर।
अक्षर को स्वीकार कर रहे हैं, अक्षर स्वीकारम संस्कार। 5 साल की उम्र में होता था ये, क्या होता था? 5 साल की उम्र में, 5 years old, 5 साल। उसके बाद दूसरा आता था हमारा उपनयन संस्कार। यस, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हो तुम लोग। उसके बाद आएगा हमारा उपनयन संस्कार, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उपनयन संस्कार जो है वो 8 साल से 12 साल की उम्र में होता था, इसके बीच में। मतलब देखो भाई, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, इट डिपेंड्स ऑन यू। 8 to 12 years old, ठीक है। और ये क्या होता था? दिस इज एक्चुअली कमेंसमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन। मतलब अब जो है आप वैदिक एजुकेशन की स्टार्टिंग होने वाली है आपकी, और ये संस्कार किया जाता था। इसको जनेऊ भी बोलते हैं, उपनयन संस्कार को, ठीक है। ओके, इसके बाद आते थे हम लोग, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग सचिन, क्योंकि ऐसे डिटेल में जाएंगे तो फिर तो मतलब इतना ही सिर्फ अपने को नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद आता था मेधा ज्ञान। मेधा ज्ञान, देखो JNA मतलब ज्ञान है, ज्ञ है ये। मेधा ज्ञान क्या है? इसको स्पिरिचुअल बर्थ भी बोला जाता था। ये एक्चुअली उपनयन संस्कार जब होता था ना, उपनयन संस्कार के 3 दिन बाद ये माना जाता था कि भाई बच्चे का स्पिरिचुअल बर्थ हो चुका है। देखो, आपका फिजिकल बर्थ तो हो गया, मां के पेट से निकले, लेकिन स्पिरिचुअल बर्थ क्या होता था? उपनयन संस्कार के 3 दिन बाद होता था, आफ्टर 3 days ऑफ उपनयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं, मेधा ज्ञान हो गया। मेधा ज्ञान के बाद अब आते हैं उत्सर्जन सेरेमनी में। अब कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे उत्सर्जन और उपनयन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्सर्जन क्या है? व्हाट इज उत्सर्जन? जब आप चले गए ना गुरुकुल में, तो गुरुकुल में जाने के बाद आपका एकेडमिक सेशन यहां से स्टार्ट होता था। तो कल्मिनेशन मतलब स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक सेशन, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज मत होना उत्सर्जन और उपनयन से। उपनयन घर में कराया जाता था, पूरा अच्छा खासा फंक्शन होता था कि भैया बच्चा जो है पढ़ना शुरू कर रहा है, कमेंसमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन, ठीक है। और उत्सर्जन सेरेमनी आप गुरुकुल पहुंचकर एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता था, तो उत्सर्जन सेरेमनी होता था। और लास्ट में जब आपने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली तो समवर्तन सेरेमनी होता था। क्या होता था? समवर्तन सेरेमनी, ठीक है। और इसको ही बोलते थे फेयरवेल। मतलब अब आप जो है आप गृहस्थ आश्रम के लिए रेडी हैं। फेयरवेल सेरेमनी, आप गृहस्थ आश्रम के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, हाँ हाँ, यस, वेरी गुड, 15 से 20 साल, कॉन्वोकेशन एड्रेस जो बोलो आप। तो ये ध्यान रखना, सेरेमनीज का नाम याद रखना, विद्यारंभ, उपनयन, मेधा ज्ञान, उत्सर्जन और संवर्तन। अब अगर मैं इसको बुद्धिस्ट से कंपेयर करूं, है ना, बुद्धिस्ट से कंपेयर करूं, तो देखो इसको कुछ रेड कलर से लिख देती हूं मैं। ये जो उपनयन है ना यहाँ पे वैदिक एरा में, वही हमारा ब्लू कलर से लिख देती हूं, वही हमारा जो है पबजा होता था, पबजा इन द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। जो उपनयन यहां होता था वो पबजा होता था, ठीक है, याद रखना। एनी डाउट? चलो अब कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग, या एक बार वेदांगास भी देख लें। हाँ, और जो ये उपनयन होता था पबजा, और जो यहाँ पे संवर्तन सेरेमनी है यानी फेयरवेल, यही होता था उपसंपदा। ये एक साथ तुम लोग अपने नोट्स में लिखना था कि कभी कंफ्यूजन ना हो। उपसंपदा मतलब बुद्धिस्ट में जो है ना सेकेंड ऑर्डिनेशन बोलते थे कि आपकी जो एंट्री है वो हायर एजुकेशन में होगी अब, ठीक है, यानी कि फुल स्टेटस मॉन्क का मिल जाता था उपसंपदा में। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर हम लोग जो है इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम लेटर वैदिक पीरियड और आपका बुद्धिस्ट पीरियड खत्म करेंगे। आप बोलो तो आज ही खत्म कर दूंगी मैं।
ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर तुम लोग बोलोगे तो आज ही खत्म हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं इसका। हाँ, वेदांगास तो पढ़ेंगे ही अभी हम लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, कर देते हैं कर देते हैं कर देते हैं, ये पहले करो, क्वेश्चन करो थोड़ा सा। यस, वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। यही क्वेश्चन आ जाता है, और ये घुमा फिरा है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, सामवेद क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, यजुर्वेद क्या है? सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला, और अथर्ववेद स्पेल्स एंड चार्म्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following has been the main aim of education during ancient India? हाँ रजीक, मिलेगा आपको जेआरएफ, आपको नहीं सबको ही मिलेगा जेआरएफ जून में। पढ़ाई शुरू कर दीजिए एकदम। यस, वेरी गुड। तो आपको पता है कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मेन एम हमेशा लिबरेशन या इमेंसिपेशन ही होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच टेक्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन? ये एक और चीज पढ़ लेना अभी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दें। देखो ध्यान से देखो, इसका आंसर देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आता है ना। अभी तुम लोग ऋग्वेद पढ़े, उपनिषद तो अभी पढ़ोगे, अभिज्ञान शकुंतलम ये सब नहीं आएगा। द आंसर इज कादम्बरी। देखो कादम्बरी को ध्यान रखो, कादम्बरी को ध्यान रखो। अब ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। कादम्बरी जो है बन भट्ट जो थे, बाण भट्ट, इनकी कादम्बरी लिखी हुई थी। ये लिटरेरी वर्क है बाण भट्ट जी की। कादम्बरी मतलब उन्होंने ये बताया कि कादम्बरी का मतलब उसमें क्या डिफाइन था कि गुड एजुकेशन किसे बोलते हैं। व्हाट इज गुड एजुकेशन? अच्छी शिक्षा क्या होती है? जब आप में 64 कलास, बोलते हैं ना 64 कलास जो है वो होनी चाहिए, 64 कला। अगर इसका नॉलेज बच्चों को मिले तो गुड एजुकेशन कहलाएगा। इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते थे? जैसे सिंगिंग एंड पेंटिंग। साइंटिफिक फील्ड से अगर ले लें तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। वोकेशनल फील्ड से ले लें तो जैसे कारपेंट्री सिखाएंगे, क्लोथ्स मेकिंग सिखाएंगे। प्रोफेशनल फील्ड से अगर ले लें तो जैसे मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाओ भाई, उस टाइम पे भी होता था। कभी कम्युनिकेशन तो हर समय में था, कम्युनिकेशन करना, कैसे डिस्कशन किया जाए, कैसे डिबेट किया जाए, ये सारी चीजें जो है ना, 64 कला याद रखना बन भट्ट की थी। ये है मल्टी डिसिप्लिनरी, बोलो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। सोचो उस टाइम से है भाई, अभी हम एनईपी 2020 में बात करते हैं, उस टाइम से ही है। कादम्बरी वो याद रखना, बन भट्ट द्वारा, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई कादम्बरी, जिसमें 64 क्लास की बात हुई थी। सारे मतलब सिंगिंग, पेंटिंग से लेकर वोकेशनल एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एजुकेशन से लेकर सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाएगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, बताओ मैम। मैंने रीड की हुई है कादम्बरी। क्या बात है सचिन, भेजना कभी मुझे कादम्बरी का पीडीएफ कहीं हो तो। ऐसे तो होगा कि नहीं पता नहीं, अगर हो तो मुझे जरूर भेजना।
एजुकेशन इन द एंशियंट इंडियन वैदिक टाइम्स एम्फसाइज ऑन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल सही है. द गुरुकुल्स laid emphasis upon the knowledge obtained through discourses, fine discussions conducted in a concourse of scholar. Concourse of scholar मतलब विद्वानों का एक सम्मेलन होता था, उसमें आयोजित चर्चाएं होती थी. राजा भी कभी कभी आयोजन करता था इसका. ठीक है, तो गुरुकुल में बिल्कुल ये सारी चीजें होती थी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. Which of the following methods were applied for the full development of personality in the Brahmanic age? ब्राह्मणिक मतलब वही पोस्ट वैदिक एरा. कोशिश करो क्वेश्चन करने की. सबका पेपर सेम होगा रजिक. 16 जून को एक ही दिन में एग्जाम होगा. पूरा पेपर 1 सेम आने वाला है. मजा आने वाला है भाई. 16 जून को सारे पेपर 1 एक ही होंगे और तुम एग्जाम देकर आओगे और तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा कितना सही कितना गलत. सारा तो यही है, हम लोग मिलकर जो है उसका अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर देंगे क्वेश्चन पेपर का. चलो, तो आंसर क्या होगा? देखो यार, ध्यान रखना, इसमें सेल्फ रिगार्ड की बात हुई थी, आत्मसम्मान की बात हुई थी, सेल्फ रिलायंस की बात हुई थी और सेल्फ कंट्रोल की बात हुई थी. ठीक है, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण. वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं. चलो ये बता दो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये भी एक आपको अपने नोट्स में ऐड करना है कि सदर्न पार्ट में जो है, देखो हम लोग गुरुकुल तो पढ़ते हैं, गुरुकुल तो वहां पर भी होता था, लेकिन जब हम थोड़ा सा लेटर वैदिक एरा में आते हैं ना, तो यहाँ पे जो है टेम्पल स्कूल्स होते थे. क्या होते थे? टेम्पल स्कूल्स. ओके, अब इन्हीं में कुछ कुछ अलग सेंटर्स होते थे टीचिंग लर्निंग सिस्टम पे, जो आपको बताना है. और बहुत ही इजी है, समझ में आ ही रहा होगा कि मकताब्स तो कभी नहीं होगा. मकताब्स जो है वो आपको इस्लामिक एरा में था, यानी मिडिवल पीरियड में चले जाओ आप, तो उस टाइम पे मकताब्स होते थे. ठीक है, ये तो है नहीं. ऑब्वियसली द आंसर इज ए, बी एंड सी, अग्रहार, घाटिका और ब्रह्मपुरी. अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अग्रहार क्या होते थे. ठीक है, देखो अग्रहार जो है ना, विलेज सेटलमेंट होते थे. क्या होता था कि जो राजा होता था, राजा वो क्या करता था, एक पूरा गांव बसाता था सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए, लर्नड ब्राह्मण्स के लिए जो है पूरा गांव बसा दिया जाता था कि भैया आप यहाँ पे रहिए, अपना कामकाज भी करिए और साथ साथ पढ़ाना भी आपका काम है. मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी है, समझ लो कि प्रोफेसर वहां रह भी रहा है, क्वार्टर्स भी होते हैं और वो जो है पढ़ाता भी है. तो उसी तरह से अग्रहार जो है राजा करता था सेटल. ठीक है, उसके बाद आते थे घटिका. घटिका भी उसी तरह से था. जैसे घटिका में क्या था कि ये स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन होते थे, लेकिन ये टेम्पल मंदिर जो होते थे ना, या रॉयल कोर्ट होते थे कई लोग राजाओं के. जैसे तुम लोगों ने मिथिला के राजा जो थे, राजा जनक, वो हमेशा अपने कोर्ट में जो है ये वाद विवाद, ये जो प्रक्रिया होती है, ये सब कुछ अरेंज करते थे. तो कई स्कूल्स जो होते थे वो रॉयल कोर्ट या टेम्पल से एसोसिएट होते थे, इनको घटिका बोलते थे. ठीक है, यहां पर भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, जो बोल सकते हो सब पढ़ाया जाता था. सिर्फ वेदों की पढ़ाई नहीं होती थी, समझना इस चीज को, सिर्फ स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई नहीं होती थी. यहां पे आपको एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है सब कुछ, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर तुम्हें पता ही है, सब कुछ पढ़ाया जाता था. उसके बाद ब्रह्मपुरीज. ब्रह्मपुरीज भी ब्राह्मण्स के ही सेटलमेंट होते थे, क्योंकि ब्रह्म से ही समझ लो, ब्राह्मण्स वहीं से आया है. तो ब्रह्मपुरी यानी ब्राह्मणों का पूरा एक नगर. ठीक है, जहां पे वो रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे और टीचिंग में इंगेज होते थे. तो ये तीनों नाम याद रखना, अग्रहार, घटिका और ब्रह्मपुरी. सदर्न पार्ट में ये ज्यादा फेमस थे और इन्हीं नाम से बुलाया जाता था. ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन पे आ जाओ. हायर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया
वॉज बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा एक एकीकृत प्रणाली पर आधारित थी। हाँ, टीवी में जैसे बिठाते थे ना, अभी टीवी में पता नहीं दिखाते भी है कि नहीं ठीक से, मुझे नहीं पता, बट दिखाते हैं कहीं कहीं। मैम ऐसा भी हो सकता है कि सब पेपर वन डिफरेंट हो। रजिक वो तो मुश्किल होगा ना बेटा, अब सब पेपर वन डिफरेंट करना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे तुमने सीटेट का एग्जाम दिया है, सीटेट में जो है ना, जो जनरल पेपर होता है वो सेम ही होता है ना। सेट का एग्जाम भी तो दिया होगा, तो सेट एग्जाम में भी तो पेपर वन बेटा सेम ही होता है ना। पेपर वन सबका सेम होता है, चलो वो सीटेट हटा दो, सेट एग्जाम सबने दिया है, उसका पेपर वन सेम होता है, एक ही दिन होता है, और पेपर टू आपका अपना अपना होता है। यस वेरी गुड। देखो यहाँ पे ना अहिंसा की बात नहीं हुई थी। हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया की बात करें तो नॉन वायलेंस नहीं होता था, वहां पे वॉरफेयर सिखाया जाता था। भैया लड़ाई कैसे, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, देखा है ना तुमने, पढ़ा होगा, अभी हम पढ़ेंगे भी। एक उपवेद भी है ये, एक उपवेद भी है, धनुर्विद्या, मिलिट्री साइंस। तो अहिंसा कहां से आ गया? ठीक है, बिल्कुल धर्म सिखाया जाता था। व्हाट इज योर धर्म? दर्शन, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र और नीति, एथिक्स क्या है। बिल्कुल सही है आंसर। ये दिसंबर का ही क्वेश्चन है, अभी बुद्धिस्ट तो पढ़ाया नहीं है, पर ये क्वेश्चन करो। देखो उम्मीद तो मुझे यही है कि बायलिंगुअल ही होना चाहिए, उम्मीद तो यही है कि बायलिंगुअल ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब लोग बायलिंगुअल देते हैं तो इनको भी बायलिंगुअल देना ही चाहिए। नहीं नहीं गीतू, देखो गीतू, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ये चीजें जो है ना अभी बहुत ज्यादा तुमको यूट्यूब पे भी दिखाई देंगी, यूट्यूब में जो वीडियोस हैं इनसे डिस्ट्रैक्ट मत हो। यू हैव, जैसे तुम तैयारी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही तैयारी करना है। क्या दिक्कत हो रहा है? कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ऑफलाइन देकर आ जाएंगे। बस इतना ही मेरा कहना है कि ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करना चालू कर दो। मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दे रखा है, इसका प्रिंट आउट निकाल लो सारे के सारे। और अब जैसे ये मैं अभी आपको करवा रही हूँ, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आप पीडीएफ निकालते ही हो, पीडीएफ देते ही हो। आप सारे क्वेश्चन जो है ना अब देख कर आंसर करो, और बुक्स तो तुम्हारे पास है ही। अब ओएमआर शीट पे आंसर देने की प्रैक्टिस करो घर में। जो मॉक टेस्ट में आप लोगों को कई बार बोलती थी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करो मॉक टेस्ट का, अब वो तो गया आपका। इवन हमारे साइड से भी अब उसको चेंज करना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट आप बुक से ही 150 क्वेश्चन ढूंढो और ओएमआर शीट पे भरना चालू कर दो। ठीक है, यस वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है। 8 साल की उम्र से जो है पढ़ाई शुरू हो जाती थी, वही पबजा सेरेमनी होता था, और संस्कृत नहीं था उस टाइम पे, पाली था। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखो, ये फिर से एक और आ गया, बनभट्ट का 64 कला। बताओ भाई 9th क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ तो श्रृंखला, ये तो हो ही गया ना बेटा, मैं तो खुद ही परेशान हूं। आपको बोला जाता था कि स्क्रीन में प्रैक्टिस करिए, ऐसा देखो सीटेट में भी हो चुका है। सीटेट में भी पहले ऑनलाइन कर दिया गया, उसके बाद ऑफलाइन कर दिया गया। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अब तो देखो तुमको बुक की प्रैक्टिस तो शुरू से ही है, ये तो तुमको स्क्रीन की प्रैक्टिस के लिए इतना परेशान करती थी मैं। लेकिन देखो फिर भी देखो, स्क्रीन की प्रैक्टिस करते हो ना तो बुक की प्रैक्टिस इज इजी। अगर स्क्रीन पे तुम्हारा बन रहा है मतलब बुक पे तो और भी अच्छे से कर लोगे तुम। ठीक है, इसलिए उसमें टेंशन लेना ही नहीं है। यस वेरी गुड, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। 64 कला की बात हुई है, आर्ट, वोकेशनल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स विल कम। अब ये वेदांगास जो है ये हम करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो यहाँ पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो अब पोस्ट वैदिक एरा भी कर ही लेते हैं। लंबी क्लास होने वाली है आज की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो। देखो जब हम आते हैं लेटर वैदिक एरा में, पोस्ट वैदिक एरा में जब आएंगे हम लोग, तो वहां पे देखो वेदांगास की बात हुई थी। वेदांगास, वेदांगास क्या है ये आपसे पूछ लिया जाता है। वेदों के अंग कहलाते हैं ये वेदांगास। वेदांगास यानी हेल्प बुक्स, इसको आप हेल्प बुक बोल सकते हैं।
वेदों को पढ़ने के लिए आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हिंदी का आप कोई नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का कोई नॉवेल बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो नॉवेल पढ़ने से पहले आपको हिंदी का ग्रामर तो पता होना चाहिए ना, मात्राएं पता होनी चाहिए क्या होती हैं, शब्द कैसे बनता है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। जब वो ज्ञान हो जाता है तब आप नॉवेल पढ़ पाते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से वेदों को पढ़ने के लिए आपके पास हेल्प बुक होना चाहिए। क्या हेल्प बुक होना चाहिए? अब इसमें सबसे पहला आता है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा यानी ये शिक्षा वो वाली शिक्षा नहीं समझना जो एजुकेशन है, इसका मतलब है साइंस ऑफ फोनेटिक्स, कैसे उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है, साइंस ऑफ फोनेटिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इसमें छंद, छंद बोलेंगे, छंद, ठीक है। तीसरा है इसमें व्याकरण, व्याकरण तो तुम सभी जानते हो, ग्रामर को बोलते हैं व्याकरण। उसके बाद आता है नियुक्त, निरुक्त, निरुक्त, या इसी को हम इटिमोलॉजी भी बोलते हैं। निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, शिक्षा हो गया। पांचवा, इसमें 6 है, पांचवा है ज्योतिष, ज्योतिष ज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। और 6th है इसमें ज्योतिष हो गया, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ये और कल्प यानी प्रैक्टिस, ठीक है। ये 6 वेदांगास थे, वेदों के अंग, हेल्प बुक, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। एकदम अभी याद कर लो सारे के सारे, बस इसमें कोई डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है कि कितने वेदांग होते हैं। इसके बाद आता है उपवेद। देखो यार, वेदों के साथ उपवेद का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उपवेद होता था, इसमें सबसे पहले उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद तो तुम सभी जानते हो। दूसरा, अच्छा ये आयुर्वेद जो है ना, ऋग्वेद का उपवेद था। ये किसका ऋग्वेद का उपवेद था? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। आयुर्वेद के बाद आता है, हाँ, आयुर्वेद के बाद आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब आप जो है मिलिट्री साइंस, जो धनुर्विद्या लेते थे उसी को धनुर्वेद बोला जाता था, ठीक है। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का था। उसके बाद तीसरा आता है, जो तीसरा है इसमें गंधर्व वेद, गंधर्व बोलते थे ना, गंधर्व वेद क्या था? आपको जो डांस, म्यूजिक, ये जो है ना, ये गंधर्व विद्या कहलाती थी, ठीक है। ये गंधर्व वेद जो है किसका होगा? सोचो, सामवेद का, क्योंकि सामवेद तो नॉलेज ऑफ मेलोडीज ही है, तो इसी का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद। और 4th आते हैं हम शिल्प वेद में, शिल्प वेद, ओके, आर्किटेक्चर और आर्ट्स, या ये बोलो शिल्प वेद, ध्यान रखना, ओके। तो ये जो है ना, ये 4 आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये उपवेद थे, ओके। अब हम अगर हम उपनिषद की बात करें तो याद रखना 105 उपनिषद थे। कितने थे? 105 उपनिषद थे, पर इसमें फेमस जो है वो 10 उपनिषद माने गए हैं। अब इतना डिटेल में हम तुमको पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो तुम बहुत सारी क्लासेस देख सकते हो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम तुमको बता देती हूँ कि कौन से उपनिषद जो हैं वो फेमस थे, ठीक है। अगर मैं बोलूं, क्योंकि देखो ये उपनिषद जो है ना वेदों से ही आए हैं, वेदों के ही, देखो एक चीज याद रखना, वेद के 4 पार्ट थे, वेद के जो है ना 4 पार्ट कहलाते हैं। सबसे पहला पार्ट था संहिता, संहिता, वेद का पहला पार्ट संहिता। दूसरा पार्ट था ब्राह्मणा, ब्राह्मणा, ठीक है। तीसरा पार्ट था अरण्यक, और चौथा पार्ट था उपनिषद, ओके। मतलब उपनिषद, वेदों का अंत हो जाता है, उपनिषद आप जो है उपनिषद के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा हाँ यार, 108 था, 105 नहीं, थैंक यू सो मच,
108, सही बोल रहे हो, 108 था। ठीक है, उपनिषद। अब उपनिषद में जो है अगर तुम देखोगे तो इसमें ऋग्वेद, देखो कैसे कैसे किस किस वेद के अंदर क्या क्या आता है वो देख लो। ऋग्वेद अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ना ऐतरेय उपनिषद आता है। क्या आता है? ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद। फिर अगर हम यजुर्वेद लें, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के अंदर जो है आता है आपका कथा, ईसा, फिर बृहदारण्यक, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन तुमको जितना पढ़ना है उतना ही काफी है, इतना पढ़ना काफी है। और तैत्तिरीय। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर कथा, ईसा, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद आते हैं। ऋग्वेद के अंदर ऐतरेय उपनिषद आता है। ठीक है, अब आते हैं सामवेद। सामवेद के अंदर आता है केन और चांडोग्य। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा, हाँ 108 कर दिया ना बेटा, मैंने कर तो दिया 108 ही, तो पीछे ही पड़ जाते हो तुम लोग। कर दिया बेटा, मैंने कर दिया। अथर्ववेद के अंदर कौन से उपनिषद है ये लिख लो तुम लोग, ये ऐसे कोई बताएगा नहीं उपनिषद। ठीक है, फिर प्रश्न उपनिषद, नाम बता रही हूं, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद रखोगे तो कोई नहीं, अगर आ गया क्वेश्चन तो तुक्का लगा देना। और मांडुक्य। ठीक है, तो ये जो है ना ऐतरेय, कथा, ईशा, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और केन, चांडोग्य, प्रश्न, मुंडक और मंडुक्य। ठीक है, ये इतने उपनिषद का नाम कम से कम याद रखना काफी है। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो यहां पर भी वही मोरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, आपको कैरेक्टर बिल्डिंग, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, ये सब कुछ बिल्कुल सेम था वैदिक एरा की तरह। मेथड्स ऑफ टीचिंग भी वही था, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। ठीक है, रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस हो रहा है वहां पे। ओके, ये चीजें याद रखना। अब अगर हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग बोले कि भैया इस टाइम पे इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग क्या था, तो तुम लोगों ने तो अभी 2-3 तो अभी पढ़ लिया था तुम लोगों ने। साउथ में था अग्रहर। ठीक है, अग्रहर का नाम सुना था तुम लोगों ने, अग्रहर विलेज की गांव बसा देते थे राजा। दूसरा घटिका होते थे, और तीसरा ब्रह्मपुरी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता था? इसके अलावा जो है परिषद होते थे, परिषद। एक बार मैच द फॉलोइंग में परिषद का मतलब पूछा गया था, दैट व्हाट इज परिषद। परिषद क्या होता था? ये जितने भी लर्न्ड स्कॉलर्स और टीचर्स होते थे, ये सारे एक जगह मिलते थे, असेंबली होती थी उनकी, है ना। और फिर वही वार्तालाप होता था सब तरह का, कि भाई जो भी चर्चा, डिबेट, कंपटीशन जैसा भी होता था उसको परिषद कहलाता था। फिर पांचवा जो इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग होता था, किंग का कोर्ट होता था, किंग का कोर्ट, जैसे कि हमारे राजा जनक का था। ठीक है, राजा जनक का जो कोर्ट था वो बहुत फेमस था। उसके बाद किंग ऑफ कोशाल, कोशाल नरेश थे, वो उनका भी कोर्ट बहुत फेमस था। मद्रास के राजा थे, उनका भी कोर्ट बहुत फेमस था। तो ये सब चीजें याद रखना, किंग ऑफ कोर्ट। फिर इसके बाद होते थे चरकास, चरकास वैदिक स्कूल्स भी होते थे। फिर आते थे चरकास। ठीक है, चरकास क्या होते थे? वैंडरिंग स्कॉलर्स थे ये घूमते रहते थे भाई, ये विचरण करते थे, घूम घूम के शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे हमारा वो जिंग जूंग था ना जिंग जूंग, तो क्या नाम था यार उसका, वो जो था बुद्धिस्ट एरा में घूमता रहता था इधर से उधर, और फिर अपने सारे लिख रहा है कि कैसा है वो यूनिवर्सिटी, कैसी है ये यूनिवर्सिटी, कैसी है। तो वो क्या हुआ? वो वैंडरिंग स्कॉलर ही हुआ भाई, वो पूरी दुनिया, पूरा देश घूम रहे हैं ये लोग। इनको चरकास, इस समय भी होते थे, चरकास बोलते थे। ठीक है, वैंडरिंग स्कॉलर्स,
ध्यान रखना। ओके चलो वेरी गुड। देखो यार कुछ लोगों को तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, सचिन तो एकदम ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हैं। अब अगर हम प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की बात करें, नाम अगर दे, हाँ वही ह्यूंग जैंग जो थे उनको पता नहीं हर जगह आ जाते हैं बुद्धिस्ट सिस्टम में। इसके बाद अगर हम बात करें बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के नाम, तो देखो इसमें ना दो चार नाम तुम लोग याद रखना। एक तो तुमको किंग जनक का नाम मैंने बताया ही, जनक, किंग जनक ऑफ विदेहा थे, विदेहा नरेश थे विदेहा। उसके बाद दूसरे थे यज्ञवल्क्य। अब ये यज्ञ वल्क्य, ठीक है। अब इसी का जो है ना गार्गी थी ना, गार्गी, गार्गी और यज्ञवल्क्य का बहुत बड़ा एक डिस्कशन हुआ था जो बहुत फेमस है। गार्गी, देखो इस टाइम पे गार्गी भी थी, तो गार्गी और यज्ञवल्क्य, इनका इनके बीच में एक बहुत फेमस वार्तालाप है जो तुम कभी सुन सकते हो, कभी सुना होगा, यूट्यूब पे भी तुम देख लेना, कई लोग इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पाणिनि थे और कौटिल्य आ जाते हैं इसी टाइम पे। तो जो तुम तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखते हो ना, तो वो थोड़ा थोड़ा लेटर वैदिक एरा और बुद्धिस्ट एरा के स्टार्टिंग, इनके बीच का टाइम है, इसलिए पाणिनि भी आ गए इसमें और कौटिल्य भी आ गए, ठीक है, याद रखना। हाँ वो जीत गए थे, यज्ञवल्क्य जो है वो जीत गए थे। अब यज्ञवल्क्य कहां से फेमस है, यज्ञवल्क्य के बारे में याद रखना, ये जो यज्ञवल्क्य थे ना, इन्होंने एक स्मृति भी दी है। देखो हमारे इसमें वैदिक एरा में, लेटर वैदिक एरा में 3 स्मृति थी, स्मृति, ठीक है, 3 स्मृति कही जाती है। सबसे पहली स्मृति तुम जानते हो, मनुस्मृति। क्या है स्मृति, मतलब क्या है, आपको बताया जाता है कि एक इंसान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, वो इन स्मृतिज में लिखी गई है, ठीक है। तो पहली स्मृति जो है मनुस्मृति है, इसका नाम तो तुम सभी जानते होगे, कितने इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी लोगों ने पास किए हैं मनुस्मृति के ऊपर। दूसरा ही था यज्ञवल्क्य स्मृति, यही यज्ञवल्क्य जी ने लिखा था, यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। और तीसरी स्मृति जो है, जो तीसरा स्मृति है वो है पराशर, जो गुरु थे, पराशर ऋषि थे, पराशर स्मृति, ठीक है। ये 3 स्मृति, इसका भी नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञवल्क्य उसी वहीं से आते हैं, इसलिए मैंने तुमको रिलेट करते हुए 3 स्मृति भी बता दी, तो इनके नाम याद रखना। ओके यस चलो। अब बुद्धिस्ट तो बहुत टाइम लगेगा, बुद्धिस्ट अभी नहीं समझा रही मैं तुमको। और संस्कार तो यहाँ पे भी वही थे, सेम वही, विद्यारंभ, विद्यारंभ से स्टार्ट होगा, उपनयन संस्कार पे आएगा, फिर मेधा ज्ञान, उत्सर्जन और फिर संवर्तन संस्कार, ठीक है। तो बस हो गया भाई, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया है ना। तो यहाँ पे जो वेदांगास थे, इसको पहचान लो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कंसिडर्ड एज वेदांगास इन द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो तुमने देखा होगा उसमें मैट्रिक्स मतलब क्या था, वो जो छंद लिखा था ना मैंने, छंद, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। नापना, अरे एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे ना मैट्रिक्स ऐड कर दो इसको इंग्लिश में, क्योंकि कई बार इंग्लिश में पूछते तब बोलोगे मैडम ये क्या तो आपने पढ़ाया ही नहीं था होता है, ये छंद को ही मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। ओके तो हो गया भाई, छंद भी है, ग्रामर भी था, फोनेटिक्स भी था। फोनेटिक्स हमने पढ़ा था, फोनेटिक्स मतलब वही जो सबसे पहला था हमारा, शिक्षा, ये शिक्षा, फोनेटिक्स। ओके ग्रामर मतलब व्याकरण हो गया। रिचुअल, अच्छा रिचुअल क्या था, रिचुअल तो कुछ नहीं था, अच्छा ये निरुक्त को तो नहीं रिचुअल बोला गया है, यही होगा, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी है ही हमारा, तो व्हाट इज द आंसर, ABCDE, ठीक है। अच्छा कल्प मतलब रिचुअल, आई एम सो सॉरी, ये जो कल्प था ना प्रैक्टिस, इसी को रिचुअल बोला गया। अब निरुक्त को अलग से ध्यान रखना। तो 6 थे, यहाँ पे 5 दिए हुए, यहाँ मैं तुमको PDF में दे भी रखा है। बताओ
11th का आंसर दो। क्लास को अब एंड करेंगे हम लोग, बहुत लंबी क्लास हो गई और 80 के 80 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। मानना पड़ेगा यार, तुम सारे 80 बच्चे जो आए हो इतने ज्यादा सिंसियर बच्चे हो कि A to Z बैठे हुए हो, पूरा समझ रहे हो। वेरी गुड। इस यही बच्चे जो होते हैं ना, बस JRF लाने की सारी क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर, असर्शन और रीजनिंग। यस, सो क्या है इसमें, द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बट प्रिपरेशन फॉर दिस वर्ल्ड बियॉन्ड स्कूलिंग, है ना। वर्ल्डलीनेस का जो नॉलेज था ना, वो यही चीज था कि आप जो है दुनिया के लिए उनको तैयार कर रहे हो, संसारिक जीवन जीना है ना, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और आज के एजुकेशन सिस्टम देख लो, हमको कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, नो नथिंग तो एसर्शन सही है। अब इसमें देख लो, बिकॉज की बात हो रही है, बिकॉज एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम लेड एम्फोसिस ऑन कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ सेल्फ। ये है तो स्टेटमेंट सही, पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है तुमको? लग रहा है? हाँ लग रहा है, ठीक है। The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge but preparation for this world beyond schooling, because ancient Indian education system laid emphasis on complete realization. Preparation for this world है ना, तो आपको अपने रियलाइजेशन के पूरा अपने बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। और लिबरेशन ऑफ द सेल्फ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे डी आंसर कर रहे हैं द आंसर इज सी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बना लो एक बार, ये अभी किया था हम लोगों ने। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो मेरे को लगा कि यार ये क्वेश्चन तुम्हें दोबारा बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच आशुतोष। यह श्रृंखला वर्ल्डलीनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बस 2-4 वर्ड में याद, वर्ड शब्दों में ध्यान रखो, कीवर्ड्स इसी को बोला जाता है। 12th का आंसर बताओ, गलत मत करना 12th का, ठीक है। यस वेरी गुड, वेरी गुड रियांश। ऋतिका भट्ट भी है, ऋतिका मलिक भी है, क्या बात है। आज बहुत कुछ न्यू सीखा। अनुष्का उर्वशी, थैंक यू सो मच डियर, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। मैं तुम्हें बताया था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में ही इक्वालिटी की बात होती है, बस यहीं से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। डी इज द आंसर, ठीक है। एंशिएंट वैदिक एजुकेशन में एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो गया। पोस्ट वैदिक में क्या हो गया? अच्छा, पोस्ट वैदिक और ब्राह्मणिक यहाँ पे अलग दिया है, ठीक है। लेकिन कई जगह पोस्ट वैदिक को ही ब्राह्मणिक भी बोल दिया जाता है, और कई जगह पे पोस्ट वैदिक के बाद ब्राह्मणिक पीरियड भी ले लिया जाता है। इसलिए घबराना नहीं कि मैम ये क्या है, अलग अलग अलग, क्योंकि देखो यार हर कोई अलग अलग तरीके से उसको बताया है, क्योंकि इतना पुराना है ना, BC में जाते हैं हम लोग, तो कई बार जैसे ये एरा होते हैं ना, इसको आप पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो ओवरलैप होते रहते हैं, ठीक है। ब्राह्मणिक एजुकेशन इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे ब्राह्मणवादी शिक्षा ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसको ब्राह्मणिक कर दिया गया, ठीक है, नाम दे दिया गया एक अलग से। इस चीज को ध्यान रखना। तो यस, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ क्लास को करते हैं बाय बाय।